आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात होगी भाजपा के मुस्लिम कार्ड की, जिसने समाजवादी खेमे में खलबली मचा दी है। क्योंकि जिस मुस्लिम वोट पर सपा की राजनीति टिकी हुई है, उसी मुस्लिम वोट में सेंधमारी के लिए भाजपा पूरी ताकत से जुट चुकी है। वही बात करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष पद की, जिसका चुनाव कल होने वाला है, जिसके लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला है। वही बात राजभर की भी होगी, जातीय जनगणना के खिलाफ फॉर्मूले की भी बात होगी। साथ ही आपको दिखाएंगे धरतीपुत्र मुलायम की गंगा यात्रा। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो विश्लेषण में सबसे पहले बात भाजपा के मुस्लिम कार्ड की, क्योंकि जिस यादव मुस्लिम गठजोड़ के दम पर समाजवादी पार्टी 2022 में 32% वोट पर पहुंची, अब भाजपा उसमें सेंधमारी कर सपा का खेल खराब करने में जुट गई है। आज लखनऊ में भाजपा ने अल्पसंख्यक सम्मेलन किया, जिसका मकसद पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाना था। भाजपा का दावा है कि समुदाय ने 2022 के चुनाव में बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अब भाजपा की कोशिश मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने जनाधार को बढ़ाने की है। मतलब एकदम साफ है, भाजपा मुस्लिम कार्ड खेलकर सपा के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अखिलेश के खिलाफ भाजपा का मुस्लिम कार्ड, 80 सीट का ब्लूप्रिंट तैयार। भाजपा की सबसे बड़ी सेंधमारी, सपा के बड़े वोट पर दावेदारी। 2024 की चुनावी जंग अभी भले दूर हो, लेकिन यूपी में राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। भाजपा ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन कर समाजवादी खेमे में खलबली मचा दी। क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के सहारे पहली बार समाजवादी पार्टी 32% वोट तक पहुंची, अब उसी मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने पसमानदा चाल चल दी है। हमने हमेशा सर्व समाज को जोड़ करके सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी उसी बात पर कायम है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज से सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत माता को और मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से प्रेरित होकर अंत्योदय की भावना से ठीक उसको लाते हुए उनको मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च में हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, भाजपा अल्पसंख्यक विंग के राष्ट्रीय महासचिव साबिर अली, पसमानदा समाज के मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस पूरे सम्मेलन की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे पर थी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 16% की है, जिनमें 85% आबादी पसमानदा मुस्लिम समाज की है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि 2022 के चुनाव में 8% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। अब भाजपा की कोशिश पसमानदा मुस्लिमों को जोड़कर 2024 में अपने वोट को 60% तक ले जाने की है, ताकि 80 सीट का जो टारगेट भाजपा ने सेट किया है उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मिली जीत ने भी भाजपा की उम्मीद में पंख लगा दिए हैं। जहां रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा थी, तो आजमगढ़ का पुराना रिकॉर्ड सपा के पक्ष में था, लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने इन दोनों सीटों को जीत लिया। पसमानदा मुसलमानों का मुस्लिम आबादी में 25% हिस्सा है। बीते विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुसलमान और खासकर पसमानदा समाज का वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। समाजवादी पार्टी को 80% पसमानदा मुसलमानों का वोट मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 से 7% वोट ही हासिल हुआ था। आज पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन और सम्मान समारोह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का ये वोटों का गणित बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं भाजपा पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक बड़ा ट्रायल निकाय चुनाव में भी पूरा करने की रणनीति बना रही है। भाजपा की नजर यूपी के मुस्लिम बहुल 300 वार्डों पर है, जहां मुस्लिम समाज का दबदबा है।
ये ऐसे वार्ड हैं जहां लंबे समय से भाजपा हार के डर से अपना उम्मीदवार तक उतारने से बचती रही, लेकिन इस बार भाजपा यहां न सिर्फ अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, बल्कि इन वार्डों पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए पसमानदा समाज के लोगों को उम्मीदवार भी बना सकती है। मतलब भाजपा ने सपा का खेल खराब करने का एक बड़ा प्लान बनाया है, क्योंकि सपा की साइकिल का पूरा बैलेंस यादव और मुस्लिम वोट पर टिका है। ऐसे में कुछ भी वोट इधर से उधर हुए तो सबसे बड़ा नुकसान सपा का होगा। ऐसी बिरादरी जैसे रायनी है, सलमानी है, गद्दी है, कुरैशी है, मलिक है, अंसारी है या सैफी हैं, बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से मोदी जी की जो पसमानदाओं के लिए एक सोच है, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल पसमानदा एक वोट नहीं है। उधर भाजपा का दावा है कि यूपी सरकार समय समय पर पसमानदा समाज को लाभान्वित करने का काम करती रही है, फिर चाहे मुफ्त राशन, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, आवास जैसी योजनाओं में मदद पहुंचाने की बात हो या फिर उच्च जाति के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को हटाकर पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाने की बात हो। इसके साथ सरकार और संगठन के दूसरे बड़े पदों पर भी पसमानदा मुस्लिमों को जगह दी गई। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन वैफुल वरा और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद इसी समाज से हैं। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशरफ जमाल सिद्दीकी भी पसमानदा समाज के हैं। निकाय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और अपने साथ इन लोगों को जोड़ सकें और मजबूती के साथ इनको अपने साथ ला करके एक विचारधारा के साथ जोड़ करके अपना जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसके लिए एक रास्ता तैयार हो जिसमें अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। मतलब एकदम साफ है, भाजपा लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिसे दूसरी पार्टियों ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, वो उस पसमानदा समाज को मुख्यधारा की राजनीति से जोड़ने का काम कर रही है। अब सवाल बड़ा है कि क्या मुसलमान भाजपा के लिए आगे आएगा या फिर ओवैसी के शब्दों में पहले की तरह सपा और बसपा के लिए दरी बिछाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद की, जिसकी खोज अब दो नाम पर आकर टिक गई है। एक शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम से सांसद है, तो दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे जो गांधी परिवार के पुराने भरोसेमंद हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन जीतेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को फैसला आएगा। लेकिन जिसको भी कांग्रेस की कमान मिलेगी, उसके लिए ये ताज कांटों भरा होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कांग्रेस में अध्यक्ष खोज, 24 के लिए कड़वी डोज। किसको मिलेगी हाथ की कमान, थरूर और मल्लिकार्जुन में घमासान। जहां एक तरफ भाजपा 2024 की रणनीति बनाने में व्यस्त है, वहीं कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष की खोज में जुटी है, क्योंकि 22 साल के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। दोनों ही अपनी जीत के लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। सोमवार को शशि थरूर लखनऊ पहुंचे, जहां थरूर ने न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से अपने लिए समर्थन मांगा, बल्कि भविष्य में कांग्रेस के लिए उनकी क्या रणनीति होगी, इसका खाका भी सबके सामने रख दिया। सोनिया गांधी जी हमारे अध्यक्ष, तो 25 साल से इस पार्टी को इतनी अच्छी तरह से चलाई है, क्या उसके शब्दों पे आप इतना कम भरोसा दिखाएंगे कि जब वो स्पष्ट करके कहा ऐसे मेरे लिए, जब दिग्विजय सिंह साहब कुछ दिनों के लिए सोचा कि वो भी लड़ेंगे, उनको भी एक उसने कहा कि आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक गांधी परिवार का कब्जा रहा है और आजादी के 75 साल के बाद ये चौथी बार है जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का फैसला चुनाव से होने जा रहा है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद साफ होगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। शशि थरूर लखनऊ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर उन्होंने सदस्यों से अपने लिए वोट अपील की।
शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं कि सोनिया गांधी ने किसी को इस चुनाव में खड़ा किया है, जबकि हकीकत ये है कि गांधी परिवार की भूमिका इस चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष है और खुद सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि वो अगर चाहते हैं तो चुनाव में खड़े हो जाएं और इसीलिए वो इस चुनाव में खड़े हुए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कौन जीतेगा, इसका फैसला तो चुनावी नतीजे से ही होगा। लेकिन जो भी जीतेगा उसके लिए अध्यक्ष पद का ताज कांटों भरा होगा, क्योंकि जिस यूपी से दिल्ली की सत्ता तय होती है उस यूपी में कांग्रेस पिछले 33 सालों से सत्ता से बाहर है। आलम यह है कि जिस यूपी में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया वहां आज लोकसभा में उसके पास सिर्फ रायबरेली सीट ही बची है। वहीं बिहार में कांग्रेस का नंबर क्षेत्रीय पार्टी के बाद तीसरा और चौथा है। मुश्किल ये है कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। पार्टी के पुराने दिग्गज नेता या तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या फिर नाराज हैं। ऐसे में जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे बड़ा कमाल करना होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 16 महीने का ही वक्त बचा है। मतलब चुनौतियां ज्यादा हैं और समय बेहद कम। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात धरती पुत्र की गंगा यात्रा की, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद से सफाई में शोक का माहौल है। अब कल हरिद्वार में नेताजी की अस्थियां विसर्जित होंगी, जिसको लेकर हरिद्वार में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 10 बजे अखिलेश यादव सफाई से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, जहां पहले श्रद्धांजलि सभा होगी और फिर नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। हरिद्वार का वीआईपी घाट गंगा में विसर्जित होगी नेताजी की अस्थियां। धरती पुत्र की गंगा यात्रा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पूरा सैफई शोक में डूबा है। समाजवाद के एक युग का अंत हो गया है। अंतिम संस्कार के बाद सैफई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं का तांता लगा है। रविवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर और कवि कुमार विश्वास नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। यानी सब अपने अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहे हैं। याद करने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस बच्चे का नाम श्यामलाल है, जो महाराजगंज से अपने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई निकला था, लेकिन गलत ट्रेन में बैठने की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। पर नेताजी के इस नन्हे से समर्थक ने हिम्मत नहीं हारी, बाद में सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इस नन्हे समाजवादी से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की। अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियां सोमवार को हरिद्वार में विसर्जित की जाएंगी, जिन्हें खुद अखिलेश यादव लेकर जाएंगे। उनके साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी होंगे, लेकिन अस्थियां विसर्जित करने से पहले बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता और साधु संत उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी की अस्थियां लेकर के परिवार समेत सफाई से चल करके जॉली ग्रांट आएंगे। जॉली ग्रांट से वीआईपी घाट जो चरण सिंह के नाम से माननीय नेताजी ने दिया था वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी और जो अस्थि कलश है वहाँ श्रद्धांजलि लोग देंगे और उसके बाद अस्थि विसर्जन होगा। श्रद्धांजलि सभा के बाद हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर नेताजी की अस्थियों को वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाज के साथ गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल माननीय मुलायम सिंह जी की अस्थि कलश लेकर के उनका परिवार हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आ रहा है। करीब लगभग 12 बजे के समय रहेगा, जिस समय माननीय मुलायम सिंह जी की अस्थि कलश लेकर के उनका परिवार यहाँ पर आएगा और हम पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी की आत्मा शांति निमित्त पूजा कर्म का कार्यक्रम हम कराएंगे। उधर वीआईपी घाट पर भी तैयारियां पूरी हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि कोई चूक न होने पाए। देखिए, अस्थि लेके आ रहे हैं और यहाँ पे उनके अस्थि का विसर्जन होना है। उसके लिए प्रॉपर जो फोर्स का जो मानक है उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर लिया गया और प्रशासन से भी टाई अप हो गया।
किसी तरह की कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो लोग आ रहे हैं साथ में सिक्योरिटी के, उनसे भी हमारा टाई अप हो चुका है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब सोमवार को उनकी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा में किया जाएगा। खुद अखिलेश यादव सैफई से सोमवार को सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रतीक यादव रविवार को ही हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ये धरती पुत्र की गंगा यात्रा है जो अस्थि विसर्जन के साथ शुरू होगी, लेकिन समाजवाद की जो चेतना मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों में जलाई वो हमेशा जलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की सावधान एक्सप्रेस की, जो आज चंदौली पहुंची तो राजभर ने जातीय जनगणना की बात करते हुए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली हुंकार भी भर दी। ये राजभर की सावधान यात्रा का 21वां दिन था। पूर्वांचल से राजभर के हुंकार, पटना में बड़ी लड़ाई की ललकार। अपने हक के लिए लड़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। चंदौली में राजभर का शक्ति प्रदर्शन, जनगणना पर जल्द होगा एक्शन। लेकिन जातिवार जनगणना 7 दशक हो गया, अभी तक नहीं हो पाई। इस वक्त 2 नेता हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में 2 यात्राओं पर निकले हैं। पहले राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने में लगे, तो दूसरी तरफ हैं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। पिछले 21 दिन से यूपी और बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। रविवार को ओम प्रकाश राजभर अपनी सावधान एक्सप्रेस को लेकर चंदौली पहुंचे। यहाँ राजभर अपने समाज को मजबूत करने के लिए जनगणना कराने की बात करते दिखे। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जातिवार जनगणना 7 दशक हो गया, अभी तक नहीं हो पाई। 75 साल की आजादी में 2 तरह की शिक्षा है। समाज में शिक्षा को लेकर के आपस में काफी मतभेद है। जो सरकार की पॉलिसी है 2 तरह की शिक्षा, अमीर को अलग, गरीब को अलग। तो देश की जनता एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहती है। दरअसल राजभर जहां जा रहे हैं वो जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका मतलब एकदम साफ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए 2 महीने के अंदर। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने तुरंत समाज कल्याण विभाग अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि ये जल्दी फाइल बना करके दिल्ली प्रस्ताव इसका भेज दिया जाए। मंच से आज उन्होंने अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को बहुत हुंकार भरी और कहा कि आपका बेटा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में जनगणना होगी, क्योंकि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जनगणना को मुद्दा बनाया था। तब राजभर ने भी सपा का खूब साथ दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और अब आलम यह है कि राजभर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब बात सीएम योगी की आती है तो वो तुरंत फायर से फ्लावर बन जाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हम गए तो जो गरीब, कमजोर, वंचित, अति पिछड़े, अति दलित हैं उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए गए। लेकिन जब उनके साथ मैं गया विधानसभा का चुनाव में, जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आई, तब उन्होंने अति पिछड़ों को, अति दलितों को इग्नोर किया। जब उनको हिस्सा नहीं देना शुरू किया तो हमारा उनका अंदर द्वंद्व हुआ। लेकिन चूंकि उस समय तक मैं उनके साथ गठबंधन कर चुका था, इसके वजह से मैं चुनाव तक उनके साथ लगा रहा, इत्मीनान से लगा रहा। हमने कहा समय आने पर हमारा इनका अलगाव होगा। फिर लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन आया, आजमगढ़ और रामपुर, उसमें भी हमने अहम भूमिका अदा किया। उसके बाद उन्होंने खुद हमको तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया। और अब राजभर को सूबे की योगी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जातीय जनगणना के साथ साथ एक सवाल राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की भी है, जिसको लेकर राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। मतलब एकदम साफ है, राजभर शहर शहर घूमकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन जिस पूर्वांचल को राजभर अपना सबसे मजबूत जोन मानते हैं, उसी पूर्वांचल में उनके विरोधी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।